नमस्कार मित्रों, कनाद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस बार जो आपका दिसंबर 2022 का नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें कनाद एकेडमी से योग विषय से 5 JRF उत्तीर्ण हुए हैं। तो उन्हीं में से एक आज हमारे साथ हैं करण जी। तो करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कनाद एकेडमी में। और करण जी ने जो है इस बार JRF उत्तीर्ण किया है दिसंबर 2022 वाले एग्जाम में। तो आज हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। हम जानेंगे इसमें कि उन्होंने कैसे जो है ये एग्जाम पास किया, क्या क्या मुश्किलें उनके एग्जाम की तैयारी के दौरान रही, कैसे उनको इस तैयारी के बारे में पता चला। सारी इंफॉर्मेशन आज उनसे लेंगे, तो बने रहिएगा आज की इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ। तो करण जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे श्रोताओं को कि आपने कहाँ से आपको योग के बारे में पता चला, और अपना जो भी आपका बैकग्राउंड है एजुकेशनल, उसके बारे में आप बताएं। मेरा नाम करण पवार है और मैं कस्बा इलम, जिला शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मेरी 12th तक की पढ़ाई जो है CBSE बोर्ड से हुई है। PCM का मेरा बैकग्राउंड था। उसके बाद फिर 2017 में मेरी 12th कंप्लीट हुई और ग्रेजुएशन मैंने BA योग और पोस्ट ग्रेजुएशन MA योग गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से किया है। और उसके बाद फिर हमारे एक भैया है, बड़े भैया विनीत जी, उन्होंने कनाद एकेडमी से ही उनका नेट क्वालिफाई है। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे नेट JRF की कोचिंग होती है और नेट JRF जो है करके आगे हम PhD में एडमिशन ले सकते हैं। और जिन बच्चों का JRF होता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप मिलती है जी, जिससे जो है आगे पढ़ाई में बेनिफिट होता है। ओके। तो मतलब एकेडमी के स्टूडेंट से ही आपको पता चला विनीत जी से? जी जी जी। तो नेट JRF वगैरह सब उन्होंने ही आपको उसके बारे में बताया? जी, ओके, वो उनके साथ ही मैं यहाँ पे आया था। अच्छा, उनके साथ ही यहाँ पर आए थे। ओके, ठीक है। तो करण जी, आपके मार्क्स क्या क्या रहे पेपर 1 पेपर 2 में? तो मेरे पेपर 1 में 34 क्वेश्चन सही है और पेपर 2 में 75 क्वेश्चन सही है। चलिए, बहुत अच्छा स्कोर किया है। 72% जो है वो करण जी के बने हैं इस बार JRF में, और काफी अच्छे मार्क्स है। फर्स्ट पेपर में भी उनके 34 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आपने जो तैयारी करी, जैसे कि आपको विनोद जी जो आपके सीनियर हैं उनसे पता चला यहाँ के बारे में, और फिर आपने कोचिंग ज्वाइन करी, तो तैयारी आपने कैसे करी? मतलब वहां से आप यहाँ पर रहने आ गए थे या आपने ऑनलाइन मोड में करी? कि जैसे कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स करते हैं ना, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, तो आपका तैयारी वाला सिस्टम कैसा रहा? मेरा तैयारी वाला सिस्टम ऑफलाइन का ही था। मैं अपने MA के एग्जाम देने के बाद मैं सीधा ऋषिकेश आ गया था कि भाई वहां पे जाके अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि मुझे मतलब जब कोविड के टाइम पे जो गुरुकुल में या सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तो मुझे ऑनलाइन इतना समझ में नहीं आता था। मेरा मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था अच्छे से, तो मैंने ऑफलाइन ही करना अच्छा समझा। मैं ऑफलाइन करने के लिए यहाँ आ गया था और फिर यहीं पे गुरुजी से क्लास ली और उसी से हुआ। ओके, तो आप कितना टाइम पढ़ते थे मतलब पूरे दिन में? जैसे आप यहाँ पर फैमिली से अलग रह रहे थे, तो अकेले थे या किसी रूममेट के साथ? नहीं, मैं अकेला रहता था। अच्छा, अकेले रहते थे। तो मतलब आपका शेड्यूलिंग क्या था पढ़ने का? जैसे ऑफलाइन पहले क्लास में आते होंगे, उसके बाद भी अपने आप को समय देते थे, तो थोड़ा हमें आप बताए थोड़ा सा डिटेल। शेड्यूल का तो हमने पहले गुरुजी से डिस्कस किया कि गुरुजी पढ़ने का तरीका क्या हुआ, क्योंकि हम आए थे, हम इतना कुछ नहीं पता था कि भाई मैथ के लिए कितना पढ़ना जरूरी है कितना नहीं। तो गुरुजी हरीश जी से हमने पूछा था, तो गुरुजी ने बताया था कि भाई रिवीजन जरूर करना है और डेली पढ़ना है। जो यहाँ पे हमने पढ़ा उसको घर पे जाके जरूर पढ़ना है। गुरुजी तो कहते थे कि 4 से 5 बार पढ़ो कि वो जो है चलते फिरते भी हमारे आंखों के सामने आता रहे। तो 4 से 5 बार तो हो नहीं पाया, लेकिन आप 2 से 3 बार तो कर ही लेते थे कि एक बार यहाँ से जाने के बाद पढ़ लिया और सुबह को आने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लिया। जी हाँ, करण जी काफी वैसे अटेंटिव भी रहते थे क्लास में, जैसे कुछ भी चीजें डिस्कस करनी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं, तो काफी अच्छा आपका पार्ट रहा क्लास में। अब मैं वो चीजें नोटिस की हैं करण जी। मतलब एक बहुत अच्छे स्टूडेंट कहते हैं, एक अटेंटिव स्टूडेंट या एक अटेंटिव लिसनर जिसे हम कहते हैं, तो वो काफी सारी क्वालिटीज करण जी में थी, और आज उसका परिणाम भी हमारे सामने है, जो उन्होंने अटेंटिवनेस दिखाई और जो भी डेडिकेशन था उनका कि करना है, तो वो डेडिकेशन के साथ ही आए। हाँ, बस उनको ये एक कमी थी करण जी के अंदर कि उनको विश्वास नहीं था। तो विश्वास ये नहीं था कि जब उनका रिजल्ट आया JRF का, मतलब
रिस्पॉन्स शीट आ चुकी थी, फाइनल जो आपकी आंसर की होती है वो भी आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी करण जी जो है निरंतर कोचिंग में आ रहे थे क्लासेस के लिए। मुझसे नया बैच शुरू हुआ था, तो करण जी का ये था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, जबकि उन्हें अपने मार्क्स भी पता चल गए थे कि इतने क्वेश्चन सही हैं फिर भी। तो वो किस कारण से ऐसा हो रहा था? कॉन्फिडेंस की कमी थी बस कॉन्फिडेंस ये का, जबकि आपको पता था कि इतने परसेंट तो मेरी बन ही रही है फाइनल आंसर की, या आपने चेक ही नहीं करी थी? मैंने चेक ही नहीं की कि भाई शायद होगा ही नहीं, अच्छा। क्योंकि मैंने अपने जो क्लास में मेरे जो फ्रेंड थे कुछ, हाँ हाँ तो उनके पूछा था, तो उन्होंने बताया कि हमारा तो अच्छा नहीं बन रहा है। अच्छा। तो मैंने अपने आप ही सोच लिया कि जब इनका अच्छा नहीं बन रहा है, ये तो मतलब काफी ज्यादा पढ़ते थे मुझसे, हाँ। रेस्पॉन्स भी काफी ज्यादा था होगा क्लास में, तो भाई जब इनका नहीं हुआ तो शायद मेरा भी नहीं होगा, तो मैंने जो है वो छोड़ दिया था। तो आपने खुद को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि जब इनका नहीं हो रहा तो मेरा तो कैसे? मेरा कैसे हो जाएगा? अच्छा, तो ये चीजें हैं। तो मतलब आपको किस चीज का भरोसा नहीं था? आपको ये लगता था कि आपने अपनी मेहनत नहीं करी है? शायद मुझे ये लग रहा था कि जो मैंने क्वेश्चन के आंसर दिए वो शायद कुछ गलत हो गए हो, कि उनका पूछने का तरीका कुछ अलग था, मैंने कुछ गलत ढंग से आंसर दे दिया हो, इस तरीके का थोड़ा। अच्छा, मतलब जब आप पेपर दे के आए तब भी ऐसा ही चल रहा था आपका कि कुछ कुछ क्वेश्चन को लेकर समस्या था कि भाई उसमें पूछा तो ये था, लेकिन मैंने दूसरा टिक ना कर दिया हो, शायद इसका आंसर ये आना हो। तो मतलब इसी में फिर आपने चेक भी नहीं किया? चेक भी नहीं किया मैं, तो बल्कि अपने वीक पॉइंट्स भी बना के लिया था। गुरुजी बोलते हैं ना हाँ, हाँ, कि हमें जो है तो रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन में कुछ पार्ट तो जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कुछ पार्ट वीक रहता है। अगर बुक के साथ पढ़ेंगे तो पता नहीं चलता कि सब एक जैसा लगता है, लेकिन जब बिना बुक के पढ़ते हैं तब चलता है कि हाँ ये तो जो याद आ रहा है वो तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, जो याद नहीं आ रहा वो वीक है। तो मैं अपने वीक पॉइंट्स भी बना के लिया था कि गुरुजी इस बार इन पॉइंट्स को तैयार करेंगे और जून में तो पक्का करेंगे तैयार, इस बार तो शायद नहीं होगा। तो फिर आप उसी पे वर्क करने भी लगे थे, क्योंकि आप रोजाना क्लास में आना ये चीजें वापस से स्टार्ट हो गया था, एंड उसी पे वर्क भी कर रहे थे करण जी की ये वीक पॉइंट रहा तो मैं इस पे काम करूंगा, तो जून में जा रहा। लेकिन आपने खुद को अंडर एस्टिमेट किया और एकदम से सरप्राइज मिला करण जी को भी कि उनका JRF हो गया है। चलिए, और अगर आप रिजल्ट ही चेक ना करते तो इसी करके हमारे तो कभी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, जो भी आंसर की रिस्पॉन्स की जो भी जारी की जाती है उसको एक बार जरूर देखें जरूर। ठीक है, तो आपका जो टाइमिंग था पढ़ने का, जैसे पेपर 1 पेपर 2 को आपने किस तरीके से मैनेज किया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। टाइमिंग का तो जैसे क्लास में आए तो क्लास में पहले पेपर 2 की क्लास होती थी, तो पेपर 2 का किया, थोड़ा ब्रेक था, लंच ब्रेक के टाइम पे थोड़ा लंच किया, उसके बाद पेपर 1 की क्लास होती थी, तो या तो कुछ समय क्लास के बाद नहीं रुक जाता था मैं। अच्छा। और अगर कभी नहीं रुका तो घर पे जाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद इवनिंग के टाइम में नाइट के टाइम में थोड़ा पढ़ा, पहले जो है पेपर 2 का, और रात को सोने से पहले पेपर 1 का, जैसे सर ने मैथ या रीजनिंग आदि का जो पार्ट कराया था उसके सर से हमने पूछ लिया था कि सर पेपर 1 के लिए क्या बेटर रहेगा, और तो सर ने हमें सैंपल पेपर्स बता दिए थे कि सैंपल पेपर ले लेना, उनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हें सोल्व कर लेना। तो उनमें से जो पार्ट यहाँ पे कराते थे पेपर 1 का, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लेते थे। ये सवाल जो है मेरा पूछने का इसलिए था करण जी, क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या आगे भी जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल पार्ट हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं, दोनों पेपर कोचिंग में बराबर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये आती है कि वो एक पेपर में तो पूरा डेडिकेटेड रहते हैं। जैसे पेपर 2 योग वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर उसमें पूरे डेडिकेट रहेंगे। फर्स्ट पेपर के लिए उनके सवाल ये होते हैं कि उसको टाइम नहीं मिल रहा है करने का, या उसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे करें, क्या करें, वो चीजें। तो वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि एक पेपर में आप ज्यादा टाइम दे पा रहे थे, एक में बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे, या आप बराबर मैनेज कर रहे थे? शुरू में जब शुरू में करना शुरू किया तो पेपर 1 को तो नहीं कर रहा था मैं, पेपर 2 को थोड़ा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पेपर 2 मुझे लग रहा था कि लग में से 100 क्वेश्चन आने थे तो उनको भी करना जरूरी था। तो पहले पेपर 2 को किया, जब वो थोड़ा अच्छा हो गया तो उसके बाद फिर पेपर 1 को भी इक्वल टाइम देना शुरू किया था। तो मतलब पेपर 1 में आपने लगभग कितने डेज या मंथ्स दिए लगभग? शुरू में तो पेपर 1 नहीं किया, लेकिन बाद में इक्वल टाइम दिया, जैसे कि अगर मतलब मॉर्निंग का टाइम या सुबह का टाइम मैंने पेपर 2 के लिए दिया, क्योंकि थोड़ा याद करने का पार्ट भी था, समझने का भी था, और
जो पेपर 1 है उसको थकने के बाद भी थोड़ा कर लेते थे, जैसे मैथ रीजनिंग वाला पार्ट है वो थकने के बाद भी हो जाएगा, मोस्टली प्रैक्टिस का पार्ट है। और इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन है वो भी थोड़ा याद याद करने पर्पज से कर। तो जैसे आपकी टोटल 10 यूनिट्स हैं बोथ पेपर की, है ना, 10 फर्स्ट पेपर 10 सेकंड पेपर, तो कोई यूनिट ऐसी थी जो आपकी छूट गई थी लास्ट मोमेंट तक? छूट गई थी। मुझे थोड़ा जो लॉजिकल रीजनिंग है वो थोड़ा वीक पार्ट था मेरा। मैंने जो है क्लास ली, मतलब जब लॉजिकल रीजनिंग चली क्लास ली, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया था, उसमें जो शुरू का पार्ट था वो आया, बाकी पार्ट समझ में नहीं आया, थोड़ा टफ लगा। तो गुरुजी से कहा मैंने कि गुरुजी ये वाला समझ में नहीं आ रहा, तो गुरुजी ने कहा कि इसको आप दोबारा देखो। तो मैंने उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस थी ऐप पे वो जाकर दोबारा देखी। तो जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा लास्ट तक मेरा वीक रहा, पर फिर भी एग्जाम में शायद ठीक हो गया होगा। मतलब आपने छोड़ा कुछ भी नहीं, छोड़ा नहीं था मैंने, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, बोलते ये यूनिट कर लेते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक पहले वो इवैल्यूएशन कर लेते हैं पेपर का कि 20 क्वेश्चन इससे आएंगे, जैसे सेकंड पेपर का है कि ये क्वेश्चन से ज्यादा आता है तो उसको अच्छा कर लो, 38 से आते हैं उससे अच्छा कर लो। या फर्स्ट पेपर में तो खैर ऐसा वाला पार्ट नहीं, फर्स्ट पेपर में तो आपका है कि 5 इससे आएंगे 5 इससे आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके बैठे हुए हैं, तो वो तो आपको करना ही करना है उसके लिए। तो मतलब आपका ऐसा कुछ नहीं था कि छोड़ देंगे या कुछ? नहीं, छोड़ने वाला नहीं था। गुरुजी ने पहले बोला था कि छोड़ने की आदत को छोड़ ही देना है। हाँ, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अटेम्प्ट सारे अटेम्प्ट करना है और सभी यूनिट को पढ़ना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना फिर भी उसको पढ़ना है, तो यही किया था। अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको पढ़ा था। 90% में 50 10% तो आएगा ही, तो कुछ ना कुछ तो उससे हेल्प मिलेगी। और योग वाले पेपर में कोई ऐसा पार्ट था आपका जो काफी हार्ड रहा हो लास्ट मोमेंट तक? योग वाले में हठ योग का जो पार्ट था उसमें जो सिद्धियां नहीं फल जो क्रियाएं हैं उनके फल याद करने के वो पार्ट थोड़ा टफ था। थोड़ा में ज्यादा ही टफ लग रहा था क्योंकि उनको ट्रिक से याद करने के लिए बताया था। तो मेरी ट्रिक्स भी कुछ याद हो रही थी और कुछ याद नहीं हो रही थी। तो मतलब उसमें थोड़ा सा आपको टफ वाला पार्ट लगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बाकी यूनिट्स तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी। बाकी अच्छे हो गए। तो रिसोर्सेज आपने क्या क्या यूज किए अपनी तैयारी के लिए, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, किस पे आपने ज्यादा जोर दिया? तो पहले तो रिसोर्सेज के बारे में बता दीजिए कि नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज आपने कहाँ से कैसे किस तरीके से की? रिसोर्सेज सब जो एकेडमी से मुझे मिले उन रिसोर्सेज का मैंने यूज किया था। गुरुजी ने नोट्स दिए थे, बुक है, बुक से पढ़ाई की, बाकी गुरुजी जो एक्सप्लेन करते थे वो रहता था। आपने जो हमें पढ़ाया था यूनिट 1 के लिए, और जो नोट्स थे एप्लीकेशंस पे कुछ नोट्स थे और सारा कुछ उससे कवर हो गया था। उनसे बाहर कहीं आया नहीं, एकेडमी नोट्स से सब हो गया था, बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और ये जो नोट्स हैं सब में बनाए हुए हैं, मुझे लगता है ये काफी है, जो RF से हो जाएगा, बाहर से और अगर इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप डेडिकेशन दे तो हो सकता है, इसी से हो जाएगा। तो ये बात सिद्ध होती है कि आप किसी एक रिसोर्स को पकड़ो और उसे 10 बार अच्छे से पढ़ लो तो हो जाएगा, इसकी बजाय कि आप 10 रिसोर्सेज पकड़ो। जी, ये बात तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम एक चीज पर ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरा उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी हो जाती है। तो आपने सबसे ज्यादा टाइम किससे दिया करण जी, रिविजन को, टेस्ट सीरीज को? रिविजन को टाइम दिया। यहाँ से जाने के बाद रिविजन किया, और जो सर टेस्ट बनाते थे उन टेस्ट को भी टाइम टू टाइम दिया। और उन टेस्ट से भी काफी ज्यादा पता चला, क्योंकि जो चीजें मुझे लगती थी कि ये मेरे अकॉर्डिंग सही है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन टेस्ट देने के बाद मुझे पता चलता था कि नहीं ये ऐसे सही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। हाँ, टेस्ट सीरीज तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अकेडमी के टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज होती है, आपका एक यूनिट कंप्लीट होते ही आपके टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है, इवैल्यूएशन आप खुद का कर सकते हैं कि कहाँ पर आपकी कमी है। और एक टेस्ट को भी आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, एक से ज्यादा बार दे सकते हैं, कि एक बार कमी हो गई तो उस कमी को बेहतर आप कीजिए एंड दोबारा आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं एकेडमी की, और उसी को आपने यूज भी किया है। जी, तो ये बहुत मतलब एक इफेक्टिव तरीका रहा आपके लिए कि आपके जो गुरु ने आपको बताया आपने उसी को फॉलो किया। कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी आपने अपनाई हो तैयारी के दौरान? एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी कोई नहीं अपनाई थी, जो गुरु जी ने बताया था उसी को लेके चले थे, बस उसी को करते चले गए।
जैसे गुरुजी ने शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बताया था कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहले तो शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही बना रहा था कि लिख लिया, मतलब जो बुक में है बुक से देख के ही लिख लिया। तो सर को दिखाया कि सर ऐसे बना रहे हैं, तो सर ने कहा कि ऐसे नहीं बनाने, उनको क्वेश्चन के रूप में बनाने हैं, हाँ। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, हाँ। जिससे हम हेडिंग देखें और हमें अंदर का जो पार्ट है सारा याद आना चाहिए। जैसे सर ने क्यूरेशन वाला पार्ट भी किया है ऐसे ही शॉर्ट नोट्स में, क्वेश्चन पूछा है देन उसका आंसर किया, क्वेश्चन पूछा आंसर किया है। तो ये वाला पार्ट काफी इफेक्टिव काफी रहता है। effective है वो। क्लास में बहुत बार आपको बताया जाता है कि जब भी आप नोट्स पढ़ रहे हो क्वेश्चन करके पढ़ो, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। जी। तो और कुछ आप बताना चाहते हैं अपनी तैयारी के बारे में, कुछ और जो आपने यूज किया हो तैयारी के दौरान, या आपके साथ कोई ऐसे आपने स्ट्रगल कुछ हुआ हो आपके साथ ऐसा कि तैयारी के दौरान होता है ना कुछ तरीके के बैरियर्स हमारी आते हैं कि फैमिली की कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ हमारे मन के कुछ बैरियर्स होते हैं कि हम पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था? हाँ, बीच बीच में कभी कभी होता था कि आज पढ़ने का मन नहीं है, खुद से शायद आज नहीं कर पाऊंगा, तो उस दिन मतलब जब मैं घर नहीं जाता था, शायद कोचिंग में रुक जाता था, तो जो कुछ बच्चे यहाँ डिस्कशन करते थे, आपस में क्वेश्चन पूछते थे, तो उनको सुन लिया। गुरुजी ने बताया था कि भाई जिस दिन खुद पढ़ने का मन ना हो तो जो 2-3 साथ बैठ जाओ और ग्रुप डिस्कशन कर लो। अगर खुद से नहीं पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएंगे। तो वही किसी ने क्वेश्चन पूछा, हमें जो है याद नहीं आया, तो वो घर जाके देखा कि ये किस पार्ट से पूछा था, तो उससे रिलेटेड और चीजें देख ली। तो मतलब ग्रुप डिस्कशन भी आपने किया है काफी। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट आपका डेली का चलता था या आप लोग कभी कभी इसको? कभी कभी जब इस दिन पढ़ने का मन नहीं है। अच्छा, जिस दिन खुद से पढ़ने का मन नहीं है तो ग्रुप डिस्कशन कर लिया। मतलब तैयारी कहीं पे भी आपने छोड़ी नहीं कि कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। वैसे ऐसा तो नहीं हुआ कि चलो आज पढ़ने का मन नहीं है चलो घूमने चले जाते हैं, जैसे कई स्टूडेंट होते हैं चलो मूवी चले जाओ, ऐसा कोई पार्ट? मूवी वगैरह तो नहीं, हाँ कभी घूमने चले जाते थे, मतलब माइंड को अपने माइंड को शांत करने के लिए। ये तो ये काफी अच्छा पार्ट है कि अगर आपको तैयारी करनी है डेडिकेशन के साथ करनी है तो आप उसको छोड़े ना एक पल भी। जैसे आप अगर खुद से नहीं पढ़ रहे, बुक उठाने का मन है तो ग्रुप डिस्कशन कर लो, एक टॉपिक पे ही बातचीत कर लो, सिर्फ एक दूसरे से सवाल जवाब करो। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। इससे पहले के जो स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी। धर्मा जी के बारे में आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, तो वो भी ग्रुप स्टडी करते थे जो टॉपर हैं पिछले बार की। तो ये काफी अच्छा पार्ट है, कहीं ना कहीं आपको काफी चीजें याद करवाने में आपकी सहायता भी करता है। तो अगर मैं लर्निंग टेक्निक्स की बात करूं तो लर्निंग टेक्निक्स में आपने कैसी टेक्निक्स को यूज किया? जो कोचिंग में बताई जाती थी उन्हीं टेक्निक्स का या अपनी तरफ से भी आपने कोशिश करी कि टेक्निक्स बनाई जाए पढ़ने के लिए? शुरू में तो जब आए थे तो अपने टेक्निक्स से कर रहे थे, लेकिन वो मुझे लगा कि रिजल्ट इतना अच्छा आ नहीं रहा। तो फिर जो कोचिंग से लर्निंग टेक्निक्स पता चली उनको ही अपनाया, उनसे हुआ। अच्छा, उनसे बेटर रिजल्ट आए। ये खुद से तो मुझे लगता नहीं है कि हम इतना अच्छा कुछ टेक्निक बना सकते हैं। तो मतलब जैसे आपको बताया गया वैसे ही आप करते गए। ठीक है, तो सरन जी अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके कौन सी ऐसी बात थी तैयारी के दौरान, जैसे कि आप अगर डीमोटिवेट हो जाए तो आपके टीचर्स की कोई ऐसी बात या आपकी फैमिली मेंबर्स की जिनकी वजह से आप मोटिवेट हो जाते थे तैयारी में वापस की नहीं मुझे वापस तैयारी करनी है, ऐसा कुछ पार्ट? फैमिली का ही पार्ट ऐसा जी कि मेरी माताजी ने मतलब मुझे अब तक सपोर्ट किया है और अभी भी कर रही है, तो उन्होंने मुझे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा है। तो जिस दिन थोड़ा डिमोटिवेट फील होता था तो वही बातें मन में आती थी कि अगर यहाँ इतनी दूर भेजा है और JRF या मतलब एग्जाम पास नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? सही बात है। क्यों भेजा है आपको इतनी दूर, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिस चीज के लिए आए हैं, जैसे करण जी अपने घर से दूर यहाँ पर रह रहे थे और तब तैयारी कर रहे थे, तो ये एक पार्ट बहुत अच्छा है सोचने वाला उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने घर से दूर रह रहे हैं कि जब भी आप डिमोटिवेट हो, आप कई बच्चे अगर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें तो हो ही नहीं रहा है, याद ही नहीं आ रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो उस समय पर वो क्वेश्चन करते हैं, हताश हो जाते हैं, बल्कि उसके बजाय ये सोच लें कि आप किस मकसद से यहाँ पर आए हैं, क्या आपको करना है, तो अपने मकसद को, अपना जो गोल है उसे आप जरूर याद करते रहें। बीच बीच में गुरुजी भी मोटिवेट करते रहते थे पढ़ाई को लेके कि हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है और एकदम इतने टफ भी क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा समझ के करेंगे तो हो जाएगा।
और शॉर्ट ट्रिक्स याद करने की ट्रिक्स भी बताई गई थी वहाँ पे, जिससे इजीली याद हो जाता था, कहानी बना के या कुछ एक छोटा सा कोड बना दिया इस तरीके से। तो मैं एग्जाम की तरफ अगर चलूँ, तो था प्रिपरेशन वाला पार्ट कि आपने कैसे कैसे तैयारी करी, इन तैयारी को आपने अप्लाई कैसे किया एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो माहौल होता है, प्रेशर होता है, वो बहुत अलग होता है। और जहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि करण जी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने JRF क्वालिफाई किया है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार पेपर देना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना, तो पहले उसका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा। जब एग्जाम देने के लिए गए तो काफी डरे हुए थे, एग्जाम देने से पहले भी डरे हुए थे क्योंकि लग रहा था कि भाई शायद ना हो, पढ़ा हुआ भी था लेकिन ये लग रहा था कि शायद मेरे याद नहीं है, कुछ पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था। एग्जाम देने के लिए बैठे थे, वहां पे भी थोड़ा डर था, लेकिन जब एग्जाम शुरू हुआ तो गुरुजी ने बताया था कि पहले पेपर 2 करना है, क्योंकि पेपर 2 पहले कर लेंगे तो जो टाइम होगा पेपर 1 के लिए बच जाएगा। तो पहले पेपर 2 किया, धीरे धीरे जो क्वेश्चन के जो कुछ क्वेश्चन इजी थे उन पर देख के लगा कि भाई हाँ ये हो रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। बीच में जो टफ क्वेश्चन आ गया था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम भी हो रहा था, लेकिन पहले पेपर 2 किया, फिर उसके बाद पेपर 1 किया था। तो पेपर 2 इसलिए क्या कि तैयारी अच्छी है उसमें, तो पहले वही कर लेते हैं। सर ने बताया था कि अगर हम पहले पेपर 1 करेंगे तो जैसे BI या मैथ का पार्ट है तो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, अगर उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया तो पेपर 2 के लिए टाइम नहीं बचेगा। और पेपर 2 जो है उसमें फैक्चुअल पार्ट है, मोस्टली क्वेश्चन देख के याद आ जाएगा, तो वो कम टाइम में ही क्वेश्चन हो जाएगा, तो पेपर 1 के लिए टाइम बच जाएगा। तो इसीलिए आपने पेपर 2 पहले किया, देन पेपर 1। हम मोस्टली बच्चे पेपर 2 पहले करते हैं, एक तो सब्जेक्टिव आपका फैक्चुअल पार्ट जो पढ़ाया हुआ है, पेपर 1 में कैलकुलेशंस वाला पार्ट आ जाता है, 5 क्वेश्चन तो DI के होते हैं, फिर मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट हो जाता है। तो पहले हमेशा पेपर वो करें, एक तो जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से आपको आता है, दूसरा जिसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम ना होता हो, तो इससे आपको दूसरे पेपर के लिए कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो यही ट्रिक करण जी ने भी अपनाई थी, और आप लोग भी आगे जो आप पेपर देंगे जून में ऐसी ट्रिक जरूर अपनाइएगा। हम पहले भी बता चुके हैं और हर बार बताते हैं कि कौन सा पेपर आपको पहले करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर आप कर सकते हैं। ठीक है करण जी, एक चीज और मुझे आपसे ये पूछनी है कि आपका जो मीडियम था वो हिंदी इंग्लिश वाला, ऐसा कौन सा मीडियम था? दोनों मीडियम में दिए थे। दोनों मीडियम में दिए थे, मतलब ऐसा तो नहीं था जिससे बात चल रही थी कि इंग्लिश में जो करेंगे तो उनको सिर्फ इंग्लिश में ही शो होगा, हिंदी में नहीं होगा? मुझे इसका पता नहीं था। अच्छा। मैंने जो है बिना देखे वो फिल कर दिया था, मुझे लगा कि शायद दोनों में ये आता होगा, तो मैंने पहले इंग्लिश मीडियम में फिल कर दिया था। तो बाद में जो है पता चला कि इस बार NT ने रूल चेंज कर दिया है कि इंग्लिश में जो है इंग्लिश में शो होगा। लेकिन जब सेंटर में पहुंचे तो वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में शो हो रहा था, क्योंकि जो पेपर 2 का पार्ट है वो मोस्टली पार्ट हिंदी में किया हुआ था, तो हिंदी में मतलब अच्छे से याद आ रहा था देख के। जो एनाटॉमी वगैरह का पार्ट है वो इंग्लिश में अच्छा है, तो एनाटॉमी मैंने तो इंग्लिश में किया था, बाकी अदर पार्ट हिंदी में किया था। तो ये तो पार्ट रहा कि कैसे करण जी ने तैयारी करी और कैसे फिर उसको अप्लाई किया एग्जाम हॉल में बैठ के, उस प्रेशर को आपने कैसे मेंटेन किया। तो आपने लगभग कितना टाइम आपको लगा था पेपर 2 और 1 में करने में? जैसे पेपर 2 में लगभग कितने हार्स में आपने कर दिया था? मैंने जो है दोनों पेपर लगभग 2.5 घंटे में कर लिए थे, 2 से 2.5 घंटे में। 3 घंटे का पेपर होता है और आधा घंटा आपके पास बच गया था। वो आधा घंटा मैंने उनको बार बार चेक करने में लगाया। ओके, मतलब पूरा अच्छे से आपने टाइम का यूटिलाइजेशन किया है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि करण जी के पास आधा घंटा भी बच गया था उसके बाद, एग्जाम देने के बाद, और उन्होंने उसका रीचेक भी किया। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज आप लोग अपना सकते हैं कुछ पहले के इंटरव्यूज देख के, करण जी के जो उन्होंने चीजें अपनाई, जिस तरीके का मेथड उन्होंने यूज किया अपनी पढ़ाई में और एग्जाम के दौरान, इन मेथड्स को भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके किसी मेथड में कोई कमी रहती है और उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो करण जी, पहले तो बहुत अच्छा लगा, मतलब आपसे आज बात करके, जान के आपने कैसे तैयारी करी, क्योंकि हम लोग भी आप पढ़ाते हैं लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं पता चलता कि कौन कैसे तैयारी कर रहा है, अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं। और दूसरी चीज ये कि हमें बहुत खुशी है कि आपने इस बार JRF क्वालिफाई किया है, अच्छे से मेहनत करी है, मेहनत हमने भी देखी है आपकी कि मेहनत में आपने कभी कोई कमी नहीं करी और आज उसी का फल आपके सामने है। तो उसी के चलते मैं चाहूंगी कि आप कुछ एक मोटिवेशनल
कुछ चीजें या अपने एक्सपीरियंस से हमारे आगे जो स्टूडेंट्स हैं, तो जो आपके जूनियर अब आगे पढ़ेंगे, उनके लिए कुछ थोड़ा सा बोलो। मेहनत करने के लिए तो मैं यही कहूंगा कि जो है निरंतर मेहनत करनी है डेली। जो पार्ट नहीं आ रहा है उसको भी करने का ट्राई करना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। मैंने तो यही किया था। हालांकि कुछ चीजें मुझसे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग का बताया, कमजोर थी, नहीं आ रही थी, तो एक बार मैंने किया छोड़ दूं। लेकिन आपने बताया, गुरुजी ने बताया कि छोड़ना नहीं है, तो मैंने उसको दोबारा से देखा। तो एक तो निरंतरता बनाए रखनी है, कोई पार्ट छोड़ना नहीं है, और पेशेंस रखना है, बस हो जाएगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात कही करण जी ने कि पेशेंस रखना है और हो जाएगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है, जो भी चीजें सबको अच्छे से करना है लास्ट मोमेंट तक। तो करण जी, आखिर में आप किन किन का धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी इस सफलता के लिए? मैं तो पहले तो ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, जी। बिना उनके तो हो नहीं सकता। फिर मेरी माता जी का धन्यवाद, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक आया। JRF भी उन्हीं का ही है। जी। उन्होंने मेहनत की। और फिर कनाद परिवार का, हरीश गुरु जी का, शिवानी मैम का, अवधेश सर का, पूरे कनाद परिवार का धन्यवाद है, जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत से JRF हुआ है मेरा। ये बहुत बहुत धन्यवाद करण जी आपका। करण जी बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं एकेडमी के, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी करी। जिस चीज के लिए वो यहाँ पर आए थे, वो निरंतर उसी के लिए प्रयास करते रहे। और आप लोगों से भी आशा करते हैं कि जो घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हैं या अपने घर से भी कर रहे हैं, तो जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं उसके प्रति अपना एक गोल बना के रखिएगा, गोल ओरिएंटेड जरूर रहिएगा, ताकि आपको सफलता मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद करण जी आपका, आज आपने हमें समय दिया, और आपके भविष्य की हम कामना करते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य हो, और कनाद एकेडमी आगे भी आपके साथ है। धन्यवाद।